हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द गुड डॉक्टर के एपिसोड 1 को। IMDb में इसकी रेटिंग 8.1 की है और रोटन टोमेटोज़ में यह है 63% फ्रेश। इस सीरीज़ में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक डॉक्टर जो कि जीनियस और गॉड गिफ्टेड है, उसे पूरे बॉडी का मैकेनिज़्म बाहर से दिख जाता था, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसे बाहर से ही समझ आ जाता था कि इंटरनल ऑर्गन्स में क्या चल रहा है, और ये वो करके दिखा देता था जो बाकी के डॉक्टर्स नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से इन द स्टार्ट इसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, पर ये सबको गलत प्रूफ कर देता है। अब ये ऐसा कैसे करता है वो तो हमें वीडियो में आगे ही पता चलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। शॉन आज बहुत ही खुशी से रेडी हो रहा था क्योंकि आज उसका इंटर्नशिप का पहला दिन था। शॉन बहुत ही शांत और काम था। वो अपना सारा सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ निकलता है क्योंकि उसे अपने ब्रांच वाले हॉस्पिटल में जाना था। यहाँ वो मुड़ के अपने घर और अपने कैट को देखता है और निकल पड़ता है एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में उसे एक बच्चा दिखता है जो फुटबॉल खेल रहा होता है। उसे फुटबॉल खेलता देख शॉन को बहुत सारे विजन्स आने लगते हैं, और ये उसके पास्ट के विजन्स थे जहाँ उसे स्कूल में बुली किया जा रहा था और उसका छोटा भाई आके उसे बचा लेता है। और यहाँ हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि शॉन का पास्ट कुछ खास नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉन को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पहुँच गया था। और गाइज, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सीन स्टार्ट होने जा रहा था। एयरपोर्ट में काम करने वाले 2 वर्कर में से एक वर्कर ग्लास लगाते वक्त नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लास पैनल भी टूट के एक छोटे से बच्चे के ऊपर गिर जाता है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब यहाँ एयरपोर्ट पे मेडिकल फैसिलिटीज़ को पहुँचने के लिए टाइम चाहिए था, पर यहाँ मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा था, तो इसीलिए भीड़ में से एक डॉक्टर आते हैं जो आते ही उस बच्चे को CPR देने लगते हैं। और ये सब साइड पे खड़ा हुआ शॉन देख रहा था। बहुत समय तक देखने के बाद शॉन कहता है कि वो CPR का प्रोसीजर गलत कर रहे हैं और वो CPR देने के बजाय उस बच्चे को चोक कर रहे हैं, जिसके वजह से उसकी जान भी जा सकती है। पर वो डॉक्टर शॉन की बात नहीं मानता और उसको उसकी तारीफ पूछता है, जिसके जवाब में शॉन उसे कहता है कि वो सैन जॉस हॉस्पिटल का सर्जिकल इंटर्न है। ये सुनने के बाद वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग शॉन को घूरने लगते हैं, पर यहाँ शॉन अपना काम करने लगता है। वो करेक्ट प्रोसीजर में CPR देता है, जिसके वजह से वह छोटा लड़का अब सांस लेने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ खड़े हुए सभी लोग शॉक्ड और इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें शॉन के फोस्टर डैड को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में शॉन का वेट कर रहे थे क्योंकि आज उसके इंटर्नशिप का पहला दिन था। यहाँ बोर्ड मीटिंग इस बात की बैठी होती है कि उन्हें शॉन मर्फी को हायर करना चाहिए या नहीं, एज उसे एक डिजीज था जिसका नाम था ऑटिज्म। मतलब उसे सोशलाइज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, या फिर उसके लिए सोशलाइज होना बहुत मुश्किल था। जिसे सुनने के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स ये कहते हैं कि एक डॉक्टर को कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन के बिना एक डॉक्टर अपना काम नहीं कर सकता। जिसके जवाब में शॉन के फॉस्टर फादर सभी को शॉन के जीनियस दिमाग के बारे में बताते हैं, कैसे शॉन वो सब कर सकता है जो बाकी के नॉर्मल डॉक्टर्स नहीं कर सकते। उसके पास बचपन से ही गॉड गिफ्टेड सेंसेस होते हैं जो उसे सभी डॉक्टर से अलग बनाता है, और इसीलिए उन्हें शॉन को हायर करना ही चाहिए। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें शॉन को दिखाया जाता है जो उस बच्चे को ऑपरेट कर रहा था, और हम एज ए व्यूअर से देख पाते हैं कि शॉन को सब कुछ दिख रहा था, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सब कुछ जान पा रहा था कि टूटे हुए ग्लास के पीसेस उस लड़के के बॉडी में कहाँ जा रहे थे। अब वहाँ शॉन सबको ये पूछता है कि क्या कि किसी के पास धारदार चाकू या फिर कटर है, एज उसे उस बच्चे की इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना वो वही मारा जाएगा। तो यहाँ शॉन सिक्योरिटी गार्ड से कटर, चाकू और अल्कोहल की मांग करने लगता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शॉन एक डॉक्टर है। पर यहाँ शॉन उस चाकू को वहाँ से चुरा के दौड़ने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर यहाँ उस बच्चे के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि शॉन एक गुड डॉक्टर है और वो उनके बेटे की जान बचा रहा है। जिसे सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड शॉन को छोड़ देता है। यहाँ शॉन उस छोटे बच्चे के गट में एक पाइप डालता है और उसका दूसरा एंड अल्कोहल की बोतल के अंदर डुबा देता है। दरअसल यहाँ शॉन ट्राई कर रहा था कि जैसे तैसे करके वो उसके गट के अंदर से छोटे छोटे कांच के टुकड़े निकाल दे, पर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो सभी भीड़ उसे बार बार देख रही होती है, एज उन्हें अभी भी शॉन के ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद वो बच्चा अच्छे से सांसें लेने लगता है। इसका मतलब ये था कि शॉन ने उस बच्चे को बचा लिया था, पर यहाँ भी सर्जरी पूरी नहीं होती है।
तो शॉन उस लड़के और उसके पेरेंट्स को लेकर सॉन जोस हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ उसकी पहली इंटर्नशिप थी। यहाँ एम्बुलेंस में शॉन उस कार्डियोग्राफ को देख रहा होता है और वह कहता है कि कार्डियोग्राफ में कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर है। और यहाँ शॉन और उस लड़के के पेरेंट्स सॉन जोस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस लड़के का इलाज करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, पर उसे लेने से पहले शॉन सभी डॉक्टर को कहता है कि उन्हें उसका इकोकार्डियोग्राफ चेक करना चाहिए, क्योंकि उसने कार्डियोग्राफ में कुछ ना कुछ अजीब जरूर देखा था। पर यहाँ वो डॉक्टर उसे क्रिटिसाइज करती है और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देती है। जहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर सॉन जोस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स शॉन के सेटअप को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। पर यहाँ उनका सीनियर सर्जन भी कार्डियोग्राफ में कुछ ना कुछ हलचल महसूस करता है और वो ये बात अपने कलीग डॉक्टर्स को भी बताता है, जहाँ वो उसे बताते हैं कि बाहर बैठा एक अजीब सा आदमी इसी के बारे में बोल रहा था। फिर वो सीनियर सर्जन और उसके कलीग उससे मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये शॉन है, जिसकी इंटर्नशिप आज ही लगने वाली थी। यहाँ शॉन उन्हें कार्डियोग्राफ में एरर के बारे में बताता है और उसे कंफर्म करने के लिए वो सब शॉन को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं और उसे उस छोटे लड़के का एकोग्राफ दिखाते हैं। यहाँ शॉन सोच में पड़ जाता है, वो कुछ सोचने लगता है पर कहता कुछ भी नहीं। यहाँ वो सीनियर डॉक्टर शॉन से बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ शॉन सिर्फ उस कार्डियोग्राफ को देखे जा रहा था और वो बताता है कि उस छोटे लड़के के लेफ्ट एट्रियम में एक कांच का टुकड़ा है, जिसे उन्होंने अगर 5 मिनट के अंदर नहीं निकाला तो उस लड़के की डेथ हो जाएगी। यहाँ पहले तो सब शॉन का मजाक उड़ाते हैं, पर थोड़ी देर बाद उन्हें शॉन की बातों पे यकीन आने लगता है और यहाँ सीन सीधा शिफ्ट होता काउंसलिंग मीटिंग के ऊपर, जहाँ इस बात की वोटिंग चल रही थी कि शॉन को हायर किया जाए या नहीं। और यहाँ मेजोरिटी मेंबर्स चाहते थे कि शॉन को हायर ना किया जाए, एज शॉन को ऑटिज्म की वजह से जज किया जा रहा था। शॉन को हायर ना किया जाए। मीटिंग इस बात पे एंड होने ही वाली होती है कि उन्हें शॉन का एयरपोर्ट वाला वीडियो मिलता है, जहाँ वो उस छोटे बच्चे को बचा लेता है। यहाँ उस वीडियो को देखने के बाद सभी शॉन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि शॉन अभी उन्हीं के हॉस्पिटल में है, तो सब अब शॉन को देखने जाते हैं। पर यहाँ शॉन अपने भाई के दिए खिलौने को पकड़ के पुरानी बातें सोच रहा होता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद शॉन के फॉस्टर डैड उसे बाहर मिलते हैं और उसे खाना ऑफर करते हैं और उसे एयरपोर्ट वाले इंसिडेंट के लिए थैंक यू बोलते हैं। यहाँ से भी बोर्ड के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें शॉन को एक और चांस देना चाहिए, एज उसके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज और गॉड गिफ्टेड स्किल्स थी। यहाँ बोर्ड मीटिंग रिशेड्यूल की जाती है। बोर्ड मीटिंग में सभी मेंबर्स के आने के बाद शॉन को भी इनवाइट किया जाता है और उसे पूछा जाता है कि उसे डॉक्टर आखिर क्यों बनना है। एज शॉन को ऑटिज्म था तो उसे लोगों के सामने बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। यहाँ बोर्ड के मेंबर्स को ये लगता है कि शॉन शायद उनको आंसर नहीं दे पाएगा। बोर्ड मीटिंग खत्म होने ही वाली होती है कि तभी शॉन अपना आंसर देता है। वो कहता है कि बचपन में जब वो और उसका भाई एक साथ रहते थे तो उनके पिताजी उन्हें मारपीट करते थे और ऐसे ही एक दिन उन्होंने उसके पेट रैबिट को मार दिया, जिसके बाद उसका कोई भी अपना नहीं था सिवाय उसके भाई के, जिसकी भी डेथ कुछ सालों के बाद हो जाती है। और यहाँ शॉन डिसाइड करता है कि उसे एक डॉक्टर बनना है ताकि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ भी ना हो। और साथ में शॉन ये भी कहता है कि उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं ताकि वो एक टेलीविज़न खरीद सके। आज बचपन में उसे और उसके भाई को टेलीविज़न देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, पर उनके पिताजी ने एक दिन गुस्से में आकर उस टेलीविज़न को तोड़ दिया। और ये सब सुनने के बाद बोर्ड कमेटी शॉन को हायर कर देती है, एज उसके पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट था और एक अच्छा रीज़न भी था डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद एक सर्जरी होने वाली होती है जिसमें शॉन को इनवाइट किया जाता है। यहाँ शॉन बिना कुछ बोले निकल पड़ता है अपने पहले ऑफिशियल सर्जरी के लिए। पर आगे ये वेब सीरीज बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, तो आगे क्या होने वाला है ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जैसे मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ना और पूरे वेब सीरीज को माइन्यूट डिटेल में देखना, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके लिए शायद मैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब को डिजर्व करता ही हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एम करते हैं 350 लाइक्स के लिए। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसके अगले सारे एपिसोड्स जल्द ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द गुड डॉक्टर के सीज़न 1 के एपिसोड 2 को। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। इस वीडियो का लाइक एम 500 लाइक्स का है। अगर आप लोग ये लाइक एम कंप्लीट कर देते हैं तो मैं इसका अगला एपिसोड इसी हफ्ते अपलोड कर दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एज शॉन को सब क्रिटिसाइज कर रहे थे तो शॉन के फादर
जो कि पूरे हॉस्पिटल के चीफ डायरेक्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसा कमिटमेंट दे दिया जो उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा अगर शॉन कुछ भी ऐसी गलती करता है तो वो अपना पोजीशन जो कि चीफ डायरेक्टर का है वो उसे छोड़ देंगे। और एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें शॉन को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही थी। आज अगले दिन उसका हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर सबसे पहला दिन था। यहाँ शॉन ने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया होता है, नहाने के टाइम से लेके एक्सरसाइज करने के टाइम तक। इसे देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि शॉन अपने जॉब को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। यहाँ शॉन निकल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है उसे मिलते हैं डॉक्टर मेलेंडेस जो कि उसके टीम के कैप्टन थे। इसके अलावा उसे डॉक्टर क्लेयर और जैरेड भी मिलते हैं जो कि उसी के टीम में थे। यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस शॉन को कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे एज पूरा हॉस्पिटल के साथ उसके फादर की आर्ग्यूमेंट हो गई थी और सबको ये लग रहा होता है कि शॉन को एक्चुअली कुछ नहीं आता, वो बस अपने फादर की सिफारिश में हायर किया गया है। यहाँ वो एक पेशेंट को चेक करते हैं जिसे ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है, पर अब उन्हें नहीं पता होता है कि ट्यूमर कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन नहीं पता होता। यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस पेशेंट के रिपोर्ट को भेजते हैं बायोप्सी के लिए ताकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता चले ट्यूमर का। पर यहाँ पे आज शॉन बहुत ज़्यादा जीनियस था, वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उसे पता चल जाता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि ट्यूमर किस टाइप का है, बेनिग्न है या फिर मैलिग्नेंट। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने जितना रिसर्च किया है उसी हिसाब से मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एज वो स्टैटिक नहीं होता, वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में इधर उधर जा सकता है और उसके वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा है। और वो उसकी लोकेशन भी बता देता है जो कि होती है लेफ्ट किडनी के पूरे पीछे की तरफ। पहले तो किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता और डॉक्टर मेलेंडेस अभी यहाँ शॉन को ऐसे देख रहे थे जैसे कि शॉन ने उनके कुछ पैसे ले लिए हैं। एनीवेज यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस अपनी सीनियर टॉक्सिसिटी दिखाते हैं आज शॉन ने इनडायरेक्टली सबके सामने उनकी बेइज्जती कर दी थी, सो इसलिए वो उसे बहुत सारा स्कर्ट वर्क देते हैं, मतलब वो काम जो कि आमतौर पर डॉक्टर्स नहीं करते, जैसे दूसरों के टेस्ट लेना, ब्लड टेस्ट करना। पर एज शॉन एक सर्जन था, उसे ये सब पसंद नहीं आता, पर उसे फिर भी करना पड़ेगा एज उसके लीडर ने ये काम दिया है। और एज ये उसका पहला दिन था तो उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी थी, तो वो चुपचाप करके उनकी बात मान लेता है। पर जाने से पहले वो डॉक्टर मेलेंडेस को एरोगेंट कह कर चले जाता है और यहाँ शॉन अपना काम बहुत ही शिद्दत से करने लगता है। वो सबके टेस्ट लेता है और सबको 100% सिक्योरिटी के साथ घर भेजने की कोशिश करता है। एक डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि उस पेशेंट से बात कर रही होती है जिसे ट्यूमर था। वो उसे बताती है कि उसे ठीक किया जा सकता है पर बचने के चांसेस कम हैं, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ क्लेयर झूठ बोल देती है कि उसके ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फेलियर के, जो कि बिल्कुल झूठ था। एज ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसकी लोकेशन भी बहुत ख़राब थी और वो स्टेशनरी भी नहीं था। यहाँ क्लेयर को उस पेशेंट को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और जैरेड भी उसे यही बताता है कि ऑपरेशन के बाद वो उसे सब सच बता देगी, वरना वो डॉक्टर मेलेंडेस को इसके बारे में बता देगा। यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस को पता चलता है कि शॉन बहुत सारे लीजर टेस्ट कर रहा है। वो जिसका भी टेस्ट कर रहा है वो इसलिए कर रहा था कि रिस्क चांसेस घटाया जा सके। यहाँ पे नोटिस करने वाली एक बात ये भी है कि इस बात से कोई भी खुश नहीं होता। उस पेशेंट के पेरेंट्स को भी ये लगता है कि शॉन को कुछ भी नहीं पता और वो एक सर्जन हो ही नहीं सकता। यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस शॉन से कहते हैं कि उसे हर एक पेशेंट को 100% चेक नहीं करना, एज हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि हर पेशेंट को एक बड़ी बीमारी हो। और यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस भी सही थे, एज हम एक पेशेंट के पीछे एक ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो शायद उस वजह से बहुत सारे पेशेंट पीछे रह सकते हैं। और यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस उस पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं जिसको बेनिग्न ट्यूमर था, मतलब कैंसर था। यहाँ ऑपरेशन के बीच में ही उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसे सच में एक बेनिग्न ट्यूमर है और वो किडनी के पीछे है, जैसे कि शॉन ने कहा था। पर उसकी लोकेशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है जिसके वजह से उन्हें बीच में ही उस ऑपरेशन को छोड़ना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर मेलेंडेस फिर से शॉन को बुली करते हैं। वो शॉन को पास बुलाते हैं और शॉन को जब ऐसे लगता है कि वो शायद उन्हें ऑपरेट करने के लिए बुला रहे हैं तो वो उसे भेज देते हैं एक टेस्ट का रिपोर्ट लाने के लिए, जहाँ उसे ये पता चलता है कि ट्यूमर बेनिग्न ही है लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो हिल नहीं पा रहा, तो उसे वो बाद में भी रिमूव कर सकते हैं।
अब यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट सिर्फ लोकेशन था। उस ट्यूमर का लोकेशन कुछ ऐसी जगह पे था जहाँ सर्जरी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए शॉन अपने टीममेट्स को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि वो हेल्दी किडनी को निकाल के ऑपरेशन के लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन उन्हें एक हेल्दी किडनी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसके बारे में जेरेड जाके डॉक्टर मेलेंडेस को बताता है। लेकिन वो शॉन का नाम नहीं लेता, वो अपना नाम देता है। और ऐसा क्यों, ये तो मैं एपिसोड के लास्ट में बताऊँगा। जेरेड वहाँ डॉक्टर मेलेंडेस को ये बताता है कि उन्हें किडनी को रिमूव कर देना चाहिए, एज उसके बाद वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें क्लियर विजन मिलेगा ट्यूमर का। यहाँ शॉन घर जाने की जिद कर रहा होता है, एज उसने पूरा दिन सिर्फ वही काम किया जो उसे डॉक्टर मेलेंडेस ने कहा था और उसे कहीं पे भी असिस्ट करने का मौका नहीं मिला। पर यहाँ शॉन के डैड उसे बताते हैं कि डॉक्टर का काम ही यही है, लेकिन उसे गिव अप नहीं करना चाहिए और उसे ये भी याद दिलाते हैं कि ये उसका पहला दिन है और उसे वही करना पड़ेगा जो डॉक्टर मेलेंडेस ने उसे कहा है। लेकिन शॉन जब यहाँ हॉस्पिटल में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक पेशेंट की रिपोर्ट मंगवाई थी और उस रिपोर्ट को वो तब चेक करता है। जिसे चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि प्लेटलेट काउंट जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है और 0.01% से शॉन को पता चल जाता है कि उसे एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। जिसके बाद शॉन चला जाता है उसी टाइम उसी पेशेंट के घर। वहाँ जाने के बाद उस पेशेंट के पेरेंट्स भी शॉन से कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वो पहले मना करते हैं कि वो अपनी बेटी का इलाज उनसे नहीं करवाने वाले, पर यहाँ शॉन जब उन्हें ये बताता है कि उनकी बेटी मरने वाली है तो वो डर जाते हैं और उन्हें शॉन की बात माननी पड़ती है। यहाँ शॉन निकल पड़ता है उस लड़की को बचाने के लिए और यहाँ उसे पता चलता है कि उस लड़की को एक एक्यूट क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब जो डिसऑर्डर थोड़ा लेटली हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। उसके अर्ली सिम्टम्स भी बहुत कम मिलते हैं और इतना सब होने के बाद शॉन सोचता है कि वो अब मेलेंडेस की बात नहीं मानेगा। वो एज अ डॉक्टर जो उसका काम है वो उसे पूरा ज़रूर करेगा और इसके बाद वो एक ऑपरेशन थिएटर तैयार करता है ताकि वो उस लड़की का ऑपरेशन कर सके। पर जैसे वो यहाँ स्कैल्पल उठाता है पीछे से डॉक्टर मेलेंडेस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से वो ऑपरेट करेंगे, पर यहाँ जब शॉन उन्हें कहता है कि शायद उन्हें उसकी हेल्प चाहिए हो सकती है तो यहाँ मेलेंडेस उसे कहते हैं कि उसे घर जाना चाहिए और यहाँ शायद उसका काम नहीं है। पर यहाँ ऊपर से डॉक्टर मार्कस ये सब देख रहे होते हैं और वो डॉक्टर मेलेंडेस को कहते हैं कि उन्हें शॉन के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मार्कस पूरे हॉस्पिटल के चीफ प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद जाके डॉक्टर मेलेंडेस डॉक्टर शॉन को वहीं पे काम करने देते हैं। और अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि जैरेड ने डॉक्टर मेलेंडेस को शॉन का आइडिया अपना आइडिया बोल के क्यों बताया। तो हाँ, जैरेड बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो शॉन का नाम भी लेता तो डॉक्टर मेलेंडेस शॉन का नाम सुनते ही उसके आइडिया को रिफ्यूज कर देते और शायद वो आज उसे नहीं बचा पाते। यहाँ जैरेड क्लेयर को ये भी बताता है कि अगर आइडिया फेल हो जाता तो वो डॉक्टर मेलेंडेस को ये बात नहीं बताता कि आइडिया शॉन का था, लेकिन एज उन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेशन कर दिया था तो उसने डॉक्टर मेलेंडेस को शॉन के बारे में बता दिया था कि ये होल प्लान शॉन का ही था। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो का लाइक एम है 300 लाइक्स। अगर आप इसे जल्दी कंप्लीट कर देंगे तो मैं इसके सारे एपिसोड जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। अगला एपिसोड देखने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जैरेड, क्लेयर और डॉक्टर मेलेंडेस किसी पेशेंट के केस के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ शॉन की एंट्री होती है। वो हर बार की तरह इस दिन भी लेट आया था, जिस पर डॉक्टर मेलेंडेस बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। पर यहाँ क्लेयर शॉन को डिफेंड करने लगती है, जिसके जवाब में डॉक्टर मेलेंडेस उसे बोलते हैं तुम सब जितना भी एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हो जाओ और एक दूसरे की तारीफ़ करो, पर इस बात का उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि अंत में उनमें से कोई एक ही सक्सेसफुली यहाँ से इस हॉस्पिटल से प्रैक्टिकल डिग्री लेके जाएगा। जिसका मतलब साफ था कि डॉक्टर मेलेंडेस उन तीनों को कंपटीशन के बारे में अवेयर कर रहे थे कि वो अभी भी अपने अपने डिग्री के लिए कम्पीट कर रहे हैं। और इसे सुनने के बाद तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर मेलेंडेस को दिखाया जाता है। उन्हें एक ऐसे पेशेंट का केस मिला होता है जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, पर उनके साथ कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर मेलेंडेस के पास आई होती हैं। सिम्टम्स देखने के बाद डॉक्टर मेलेंडेस ये गेस करते हैं कि शायद ये कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है या फिर पेशेंट के अम्बिलिकल कॉर्ड में किसी तरह का ट्यूमर बना है। बात जो भी हो, केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए वो कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी रिपोर्ट का वेट करते हैं।
पर यहाँ अपना शॉन जोर से चिल्ला के बोल देता है कि उन्हें पक्का ट्यूमर ही है। फिर डॉक्टर मिलिंडस उसे लेके बाहर आते हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है कि उसे किसी पेशेंट के आगे ऐसे ये सब नहीं बोलना चाहिए। पहले उन्हें रिपोर्ट्स पर भरोसा करना चाहिए, उसी के बाद ही उन्हें किसी चीज़ को बोलना चाहिए। डॉक्टर मिलिंडस ने जो कहा वो कहीं ना कहीं सही ही है। पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस फिर से शॉन को स्कर्ट वर्क करने को बोलते हैं, मतलब हॉस्पिटल के इधर उधर के काम जिनका ऑपरेशन या फिर सर्जरी से कोई भी नाता नहीं है। जिसके बाद वो क्लेयर को भी शॉन के साथ असाइन कर देते हैं। आज सुबह जब डॉक्टर मिलिंडस ने शॉन को लेट आने पर डांटा था तो क्लेयर ने उसको साइड लेके उसे डिफेंड किया था, मतलब डॉक्टर मिलिंडस इनडायरेक्टली इन दोनों को पनिश कर रहे थे। पर लकीली इन दोनों को एक पेशेंट मिल जाती है जिसका केस ये था कि उसके जेनाइटल्स में किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ था। पर यहाँ क्लेयर जब उसे उसके माता पिता के बारे में पूछती है तो वो उसे मना कर देती है, एज वो अपने प्रोफेशन को प्राइवेट रखना चाहती थी। वो क्लेयर को बताती है कि एज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोन था तो उसे अडल्ट फिल्म्स में काम करना पड़ा। जिसे सुनने के बाद क्लेयर को लगता है कि ये एसटीडी का मामला है। जिसके बाद वो पेशेंट उसे बताती है कि हर हफ्ते वो अपना एसटीडी चेकअप करवाती है और इस साल का भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव आया होता है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये कोई एसटीडी प्रॉब्लम तो ज़रूर नहीं थी। थोड़ी देर के चेकअप के बाद क्लेयर और शॉन को ये पता चलता है कि उसके जेनाइटल्स में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि अब बहुत ही सीरियस हो चुका है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी इसके ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा। एज क्लेयर और शॉन सर्जरी डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं तो उन्हें डर्मेटोलॉजी के डिपार्टमेंट में ऑपरेट करने का परमिशन नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जैरेड और डॉक्टर मिलिंडस को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं अपने पेशेंट के हस्बैंड के साथ। एज मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक पेशेंट आया होता है जिसे प्लासेंटा में किसी टाइप का ट्यूमर होता है और ऊपर से वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट भी होती है। यहाँ क्लेयर जब जैरेड को अपने पेशेंट के बारे में बताती है जो कि एडल्ट फिल्म में काम करती है तो जैरेड यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इन दोनों का कन्वर्सेशन के बीच शॉन इंटरफेयर करता है और जैरेड के पूछने पर वो बताता है कि वो भी एनीवेज। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस की एंट्री होती है जहाँ वो जैरेड को बताते हैं कि जो पेशेंट उनके पास है वही जो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनका हस्बैंड इस ऑपरेशन के लिए नहीं मान रहा होता। जिसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ बस में शॉन किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद वो फिर से अपने पास्ट में चला जाता है जिसकी वजह से उसका बस स्टॉप पीछे ही रह जाता है। जिसके बाद गुस्सा होकर बस का ड्राइवर उसे बीच रास्ते में ही नीचे उतार देता है, जिसे जाते हुए लिया देख लेती है और इसे लिफ्ट के लिए ऑफर करती है। अब लिया गाड़ी में शॉन को उसके बारे में कन्फ्रंट करती है, जिसमें लिया उसे बताती है कि वो एज ए नेबर बहुत ही ख़राब नेबर है और उस दिन वो रात को लिया के पास सिर्फ और सिर्फ बैटरी लेने आया था। पर यहाँ लिया को शॉन के बारे में नहीं पता होता कि वो एक ऑटिस्टिक है। यहाँ शॉन के फादर उसके कंसर्न के लिए उसे कहते हैं कि उसे एक थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट ज़रूर लेना चाहिए जो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर यहाँ शॉन इस बात के लिए मना कर देता है, ऐसे उसे कोई भी नहीं चाहिए एंड उसे ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लेयर को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल जाता है। और यहाँ जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो उसके सामने क्लेयर होती है जो उसे बताती है कि उसके ऑपरेशन में शॉन का बहुत ही ज़्यादा हाथ है, एज उसी ने क्लेयर को आइडिया दिया था कि उसके थाई की नर्व्स को जेनाइटल्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो भी सेम डायमीटर के ही होने चाहिए। जिसके लिए वो उस पेशेंट से उसका कंसर्न जानते हैं कि उन्हें ये सब करना चाहिए या फिर नहीं। ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ये थे कि अगर वो थाई के नर्व्स जेनाइटल्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो अपने जेनाइटल्स को तो फील कर ही पाएगी, पर हाँ वो अपने थाई के किसी एक पार्ट का कंट्रोल खो देगी, मतलब उसे वहाँ कुछ भी फील नहीं होगा। जिसके बाद वो पेशेंट उसके लिए मान जाती है। फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और यहाँ शॉन ने फिर से एक पेशेंट को अपना दिमाग का यूज़ करके बचा लिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर मिलिंडस को दिखाया जाता है जो कि अपने ही वाइफ के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, एज उनकी वाइफ कह रही थी कि उन्हें जिस प्रेग्नेंट लेडी का केस मिला है उसका हस्बैंड ऑपरेशन के लिए मना कर रहा है, एज वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ के साथ कुछ बुरा घटे एंड एज वो दोनों मैरिड थे तो अब रूल्स के हिसाब से उसका हस्बैंड ये डिसीजन ले सकता था। पर ऑफ कोर्स उसकी वाइफ ये नहीं चाहती थी। अब मैं उनका नाम यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मैंने 3 एपिसोड एक्सप्लेन किए हैं तो आगे बहुत सारे नाम हैं तो मैं मैसअप नहीं करना चाहता। यहाँ हमें वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जिनके बातों से हमें पता चलता है कि हस्बैंड नहीं चाहता है कि उसका ऑपरेशन हो, वेयर एज ऑन द अदर साइड वाइफ चाहती है कि उसका ऑपरेशन हो
जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, पर उसे माँ बनने का एहसास चाहिए। और यहाँ उनकी बात डॉक्टर मिलिंडस भी सुन रहे होते हैं। यहाँ वो अपनी राय देना तो चाहते थे, पर हॉस्पिटल के कुछ रूल्स के वजह से वो यहाँ कुछ भी नहीं बोल पाते। जिसके बाद उसका हस्बैंड बाहर आके डॉक्टर मिलिंडस से इसके बारे में बात करता है, जहाँ वो कहता है कि वो अपने वाइफ के आगे बिल्कुल भी बुरा नहीं दिखना चाहता, पर वो नहीं चाहता कि ये ऑपरेशन हो। और वो कहता है अपनी वाइफ से झूठ बोलने के लिए। पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस वही करते हैं जो एक अच्छे डॉक्टर को करना चाहिए। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। वह उसे अच्छे से इस ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस समझाते हैं और उसके बाद उसका डिसीजन उसी पे छोड़ देते हैं कि उसे आगे क्या करना है। एज वो यहाँ समझ सकते थे कि वो इस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड भी यहाँ गलत नहीं है, एज वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता। यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद हॉस्पिटल की कमेटी इस बात पे एग्री होती है कि ये वाइफ का डिसीज़न है कि उसे ऑपरेशन करना है कि नहीं। और इस ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर मिलिंडस को ही चूज़ किया जाता है, एज वो पूरे हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। और इस बात को जाके डॉक्टर जैरेड मतलब अपने डॉक्टर कल्लू जाके उन्हें बता देते हैं। बट सरप्राइजिंगली यहाँ उसका हस्बैंड भी इस बार ऑपरेशन के लिए मना नहीं करता और वो मान जाता है कि ऑपरेशन होनी चाहिए। अब इसे देखने के बाद डॉक्टर मिलिंडस बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और अप फील करने लगते हैं और डे ऑफ होने के बाद वो ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ मैं ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि इतना बड़ा और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन भी घर जाके पढ़ाई करता है। इस बात को अदरवाइज ना लें, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये डेडिकेशन का लेवल दिखा रही है कि डॉक्टर्स अपने काम को लेके कितना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अगले दिन उस लेडी का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ऑपरेशन सही चल ही रहा होता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि ट्यूमर एस्टिमेटेड साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिसका मतलब ये था खतरा जितना बड़ा दिख रहा था उतना बड़ा था नहीं। और ऑपरेशन यहाँ सक्सेसफुली हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद डॉक्टर मिलिंडस खुद उस कपल को कांग्रेट्स कहने जाते हैं। और टू बी ऑनेस्ट ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एज डॉक्टर मिलिंडस ने सक्सेसफुली उन दोनों को बचा लिया होता है। वो दोनों कौन, मतलब वो पेशेंट और उसके 7 मंथ्स ओल्ड बच्चे को भी। और यहाँ हमें जैरेड की बातों से ये भी पता चलता है कि ये शायद पहला ऐसा ऑपरेशन था जहाँ डॉक्टर मिलिंडस ने बच्चे को फीटस की जगह बेबी बोला था, जिसका मतलब ये था कि डॉक्टर मिलिंडस भी अब अपने पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच हो रहे हैं। और यहाँ डे ऑफ के बाद शॉन, जैरेड और क्लेयर एक क्लब में सेलिब्रेट करने जाते हैं और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। टू बी ऑनेस्ट मुझे बताते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि सिर्फ 1% ही ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिसे देखने के बाद मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट तो ज़रूर हो ही जाता हूँ। वीडियोज़ बनाने में टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। सो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 6 पूरे सीज़न का सबसे ज़्यादा इंटेंस एपिसोड है। वीडियो में आगे जो होने वाला है शायद आप उसके लिए रेडी नहीं होंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें एज यूजुअल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। यहाँ इस बार डॉक्टर मिलिंडस को एक केस मिला होता है जो कि एक 40 ईयर्स ओल्ड मैन का होता है, जिसका पेसमेकर खराब हो चुका होता है और इसीलिए वो सिवियर कार्डियक एंजाइना से पीड़ित है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जिसे इन तीनों का मतलब पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, और अगर सही आंसर निकला तो मैं उसे अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस की टीम उस पेशेंट को एग्जामिन कर ही रही होती है कि तभी शॉन को एक पेशेंट दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद शॉन उसे देख के हक्का बक्का हो जाता है, एज वो पेशेंट 100% उसके बचपन के भाई के जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिसका नाम स्टीव था और इस पेशेंट का नाम इवेंस होता है। जिसे देखने के बाद शॉन अपनी टीम को छोड़ के उस पेशेंट के पास चला जाता है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि उसे अभी भी अपने भाई की याद आती है और इसीलिए अपनी टीम को छोड़ के उस पेशेंट के पास गया था। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर मिलिंडस और डॉक्टर कल्लू शॉन को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें शॉन कहीं नहीं मिलता। फिर हमें शॉन को दिखाया जाता है जो उस पेशेंट के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा होता है और उस पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि जैसे वो शॉन को पहले से ही जानता है। उस पेशेंट के कुछ इस टाइप के सिम्टम थे कि उसे बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस लगता था और वो बहुत ज़्यादा क्लमजी था। इसका मतलब ये था कि वो अपने बॉडी पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता था और कभी भी उसे कहीं भी चोट लग जाती थी। फिर वहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन आते हैं जो कि शॉन के फोस्टर फादर होते हैं, जैसे कि मैंने एपिसोड 1 में बताया था। और यहाँ वो जब उस पेशेंट को देखते हैं तो उन्हें वो भी पता चल जाता है
क्योंकि वो पेशेंट शॉन के बचपन के भाई के जैसा दिखता है और वो एग्जैक्टली उसके भाई के जैसा ही दिखता था। मतलब एक्टर तो सेम ही था, पर हाँ यंग डॉक्टर ग्लॉसमैन भी उसे देखने के बाद हक्के बक्के रह जाते हैं और इसके बाद उस पेशेंट को भेज दिया जाता है MRI स्कैन के लिए, जहाँ वो उसके नर्वस सिस्टम का या फिर ऊपर क्रेनियल पार्ट का स्कैन ले रहे होते हैं। और यहाँ शॉन से वो पेशेंट बहुत सारे पर्सनल सवाल करता है, मतलब ज़्यादा पर्सनल नहीं, पर हाँ रोज़मर्रा के क्वेश्चंस, जैसे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं और वो मैरिड है कि नहीं। जिसके बाद डॉक्टर शॉन बिना अनकंफर्टेबल हुए उसके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। और यहाँ वो साइड बाय साइड अपनी भाई की बातों से भी उसकी बातें कंपेयर कर रहे थे और उन्हें ये लगता है कि उनकी बातें मैच हो रही हैं। जिसके बाद डॉक्टर शॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एज उन्हें लगता है कि इतने सालों बाद वो अपने भाई से मिल रहे हैं। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस शॉन को ढूंढते ढूंढते उस MRI स्कैन के सेंटर में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो उसे अचानक गायब होने के लिए डांटते हैं। जहाँ शॉन उन्हें बताता है इवंस एक्चुअली क्लमजी नहीं है, उसके लेफ्ट ऑसिपिटल बोन के पास एक ट्यूमर है और इस डिसीज़ को ऑस्टियोसार्कोमा कहा जाता है, मतलब बोन कैंसर। पर इसके बारे में जब डॉक्टर शॉन उसके पेरेंट्स को बताने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को इस बारे में पहले से ही पता है और वो नहीं चाहते कि इवंस को इसके बारे में पता चले। जहाँ वो बोलते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके आखिरी के कुछ दिन भी वो सैड होकर बिताए और वो डॉक्टर शॉन से ये भी कहते हैं कि वो भी इवंस को इसके बारे में नहीं बताए। जिसके बाद डॉक्टर शॉन वहाँ से उनकी बात पे हामी भर के वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ वो डॉक्टर ग्लैसमैन जो कि उनके फादर होते हैं उनसे इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ उनके फादर ये बताते हैं कि उन्हें वही करना चाहिए जो उसके पेरेंट्स ने बोला है। पर यहाँ शॉन ये बताता है कि उसे लगता है इवंस को इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। जिसके जवाब में डॉक्टर ग्लॉसमैन उससे यही सवाल पूछते हैं कि क्या अगर उसका भाई होता तो वो उससे बात छुपाता या फिर नहीं। जिसके जवाब में शॉन उनसे कहता है कि वो ज़रूर से अपने भाई को इस सब के बारे में बता देता। और यहाँ एज शॉन को एक झूठ बोलना था तो वो क्लेयर से हेल्प लेता है और वो उसे कहता है कि उसे उसके लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा, जो झूठ कुछ ऐसा था कि उन्हें इवंस का एक टिश्यू सैंपल चाहिए होता है। एक्चुअली यहाँ उन्हें नहीं बल्कि शॉन को इवंस के टिश्यू सैंपल चाहिए होते हैं ताकि वो अपने तरीके से इसके लिए टेस्ट कर सके। जिसके बाद वो इवन से इसके बारे में बात भी करता है और वो चाहता है कि इवन से वो इस बारे में कोई भी बात ना छुपाए। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा बातें करते हैं, पर जिसके बाद शॉन उसे बता देता है कि उसे ऑस्टियोसार्कोमा है, मतलब कैंसर है और उन्हें ट्यूमर आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। जिसका मतलब अब ये था कि उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं और उसका मेडिकल क्योर भी अब नहीं हो सकता। जिसके जवाब में इवंस डॉक्टर शॉन को कहता है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता है। उसके पेरेंट्स ने इसके पहले उसके 2 बायोप्सी टेस्ट किए होते हैं और उन दोनों का रिजल्ट ही पॉजिटिव आया होता है। इसका मतलब साफ था कि इवंस को अब कैंसर है। जिसके बाद शॉन अपने भाई के बारे में उसे बताने लगता है, पर उसे ये नहीं बताता कि वो हूबहू उसके भाई की तरह ही दिखाई देता है। एज आपको पहले से पता है कि मैंने एपिसोड 1 में बता दिया था कि शॉन ने अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई होती है कि उसे डॉक्टर क्यों बनना है। आज बचपन में जब उसके भाई की डेथ हुई थी तो वो कुछ भी नहीं कर पाया था। इस सीन में एक तरह की आयरनी सेट की गई है, जहां शॉन पास्ट में अपने भाई को नहीं बचा सका, अब यहाँ इवेंट्स में उसे अपना भाई दिखाई दे रहा है, पर यहाँ वो इसे भी नहीं बचा पा रहा। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस, जैरेड और क्लेयर को ये पता चल जाता है कि शॉन उस बच्चे का केस हैंडल कर रहा है। जिसके बाद वो उसे बात करने के लिए क्लेयर को भेजते हैं, जहाँ क्लेयर उसे अच्छे से बात करती है और उसे ये समझाती है कि आगे उसे जो करना है वो उसके हाथ में है। आज उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उसे कैंसर है, पर यहाँ शॉन ने इवंस को बता दिया था कि उसे कैंसर है। घर आने के बाद शॉन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, इट माइट नॉट बी अ कैंसर। फिर वो अगले दिन सुबह ही पहुंच जाता है डॉक्टर मिलिंडस के क्लिनिक के आगे, जहां वो डॉक्टर मिलिंडस को इस बारे में कन्विंस करने लगता है कि इवंस को कैंसर नहीं है, पर यहाँ उसके बातों का सही होने का सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही चांसेस होता है। और आपको पहले ही पता है कि बायोप्सी रिपोर्ट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ डॉक्टर मिलिंडस को शॉन की बातें हार्ड टू बिलीव लगने लगती हैं। एज बायोप्सी एक लौता ऐसा टेस्ट है जिसके बाद हम ये बता सकते हैं कि उस पेशेंट को कैंसर है या नहीं, और बायोप्सी टेस्ट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। फिर यहाँ शॉन जाता है अपने फादर के पास, जहाँ उनसे ये पूछता है कि उसे झूठ कैसे बोलना है, या फिर उसे अगर कोई काम करना है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तो वो उसे कैसे करे। जहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन उसे बता देते हैं एक्चुअली वो उन्हें चोरी करना या फिर झूठ बोलना नहीं सिखा रहे थे, वो बस शॉन को एक और
सोशल लेसन देना चाहते थे। यहाँ वो उनकी बात मान के चला आता है इवेंस के पास, जहाँ वो इवेंस को बताता है कि शायद उसे जो हुआ है वो कैंसर नहीं है। पर थोड़ी देर के लिए इवेंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ शॉन ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं और यहाँ शॉन से झूठ बोला नहीं जाता तो वो सारी बातें उगल देता है, जिसे सुनने के बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने उसे मना किया था इवेंस को बताने के लिए, पर उसने फिर भी बता दिया। थोड़ी देर बाद इवेंस को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है, पर अभी भी शॉन ये चीज़ मानने को तैयार नहीं था कि उसे कैंसर है, जिसके बाद वो अभी भी फिर से डॉक्टर मिलिंडस को जाके कन्विंस करने लगता है। पूरे सीज़न में पहली बार मैंने शॉन को देखा किसी पेशेंट को बचाने के लिए इतना एफर्ट्स देते हुए, पर इन दी एंड शॉन फिर से हार जाता है। एज तीसरी बायोप्सी रिपोर्ट में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसका मतलब ये था कि इवेंस को कैंसर था। टू बी ऑनेस्ट, ज़्यादातर केसेस भी थर्ड बायोप्सी तक नहीं जाती। फर्स्ट बायोप्सी या फिर सेकंड बायोप्सी के बाद ये बोल दिया जाता है कि इंसान को कैंसर है या नहीं। यहाँ डॉक्टर जैरेड आते हैं डॉक्टर ग्लॉसमैन के पास, जो कि शॉन के फादर होते हैं, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर ग्लॉसमैन पहले एक बहुत ही अच्छे न्यूरोसर्जन रह चुके हैं। यहाँ जैरेड जो उनके पास केस लेके आया होता है, उसे देख के हमें पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है। दरअसल यहाँ पेशेंट के ब्रेन में बहुत सारे टेप वॉर्म की कॉलोनी होती है, जिसके लिए वो डॉक्टर ग्लॉसमैन से हेल्प लेने आया होता है। अब यहाँ हमें एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और खुद पे कॉन्फिडेंट रखने वाले डॉक्टर का बिहेवियर देखने मिलता है, जो कि थे डॉक्टर ग्लॉसमैन। वो उस पेशेंट को सबसे पहले उसकी मेडिकल कंडीशन समझाते हैं और उसे कहते हैं कि वो स्ट्रेस आउट ना हो, और यहाँ जैरेड भी डॉक्टर ग्लॉसमैन को बस देखता ही रह जाता है। अब जब इस पेशेंट को ओटी के आगे ले जाया जाता है तो तभी उसका बेटा वहाँ पे आता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने फादर से लास्ट बार मिल रहा है, तो वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, जिसके बाद उस पेशेंट को ओटी में ले जाया जाता है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर क्लेयर डॉक्टर ग्लॉसमैन को असिस्ट कर रही होती है। यहाँ एक्चुअली मैं ऑपरेशन के कुछ इमेजेस दिखा सकता था, पर यहाँ जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया तो यूट्यूब ने इसको कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण टेक डाउन कर दिया था, जिसके बाद मुझे ये सब ब्लर करना पड़ा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस चैनल को थोड़ा ग्रो कर सकूँ। पर यहाँ मैं अपना 100% ट्राई करता हूँ कि मैं इस सीन को एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन किसी तरह का लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद वो एग जैसे दिखने वाला कॉलोनी बाहर निकल जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। टू बी ऑनेस्ट, सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बोल रहा, पर यहाँ मैं ये सीन पक्का आपको दिखाना ज़रूर चाहता था, पर ऑफ कोर्स यूट्यूब गाइडलाइंस के चलते मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊँगा। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर शॉन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी इवेंस को दूर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो इवेंस के पास जाते हैं और उसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे जाने से पहले कुछ पढ़ के सुनाना चाहते हैं, जिसके बाद इवेंस भी इस बात के लिए मान जाता है। और यहाँ शॉन अपने भाई की स्टोरी बुक बाहर निकालता है और उसे पढ़ने लगता है, और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। एज जिस दिन शॉन के भाई की डेथ हुई थी, उसी दिन उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया था कि वो रात को उसे एक स्टोरी पढ़ के सुनाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की डेथ हो जाती है। स्टोरी पढ़ने के बाद शॉन उस बुक को वहीं छोड़ के वहाँ से चला जाता है, और यहीं पे ही एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, तो पहले से ही अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को पहले लाइक कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिसेप्शन पे एक कॉल आता है और उन्हें वो कॉल अटेंड करने के बाद ये पता चलता है कि कहीं एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और कम से कम 2 दर्जन से भी ज़्यादा पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आने वाले हैं। यहाँ सभी डॉक्टर्स पूरे रेडी हो जाते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट यहाँ एवेंजर्स असेंबल वाली फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर बाद यहाँ सारे के सारे पेशेंट्स को लाया जाता है, और फिर यहाँ अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ट्रॉमा उन्हें डॉक्टर को सौंपा जाता है। फिर यहाँ शॉन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है। यहाँ उसे एक पेशेंट दिया जाता है जिसका लेफ्ट लेग पूरा का पूरा इंजर्ड हो चुका था, मतलब पूरे पेल्विस से लेके नी तक पूरा पैर ही क्रश हो चुका था, और यहाँ उसका ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही थी। फिर यहाँ शॉन अपना दिमाग लगाता है, वो किस तरीके से कुछ बनाता है। एक्चुअली यहाँ इसका नाम नहीं बताया, मतलब यहाँ पे नाम तो बताया है, पर यहाँ शॉन जिस नाम से उस टेक्निक को बुलाता है वो नाम बताया गया है, जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, जिसके बारे में मैं इंटरनेट पे भी नहीं मिला। पूरे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स अब बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, पर यहाँ पहली बार डॉक्टर मिलिंडस को शॉन का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसके बारे में वो डॉक्टर ग्लॉसमैन को भी बताते हैं।
डॉक्टर मिलिंडस से पूछते हैं कि आखिर कितने बार शॉन को उसे प्रूव करना पड़ेगा, जिसके बाद डॉक्टर मिलिंडस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और यहाँ डॉक्टर मिलिंडस क्लेयर को भी डांट लगाते हैं कि उसे भी शॉन की तरह सोचना चाहिए और उसकी तरह आइडियाज़ लाने चाहिए और इसकी वजह से उसका प्रमोशन भी हो सकता है। और इस बात को क्लेयर यहाँ पॉजिटिव वे में लेती है और वो ठान लेती है कि वो भी शॉन की तरह अलग वे में सोचेगी, आउट ऑफ द बॉक्स। फिर यहाँ में उसी पेशेंट के फैमिली को दिखाया जाता है जिसका पैर क्रश हो चुका था और यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उन्हें बताते हैं कि उनके बेटे का पैर एम्पूटेट करना पड़ेगा। एम्पूटेट मतलब काटना पड़ेगा, जिसे सुनने के बाद उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। एज उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो अभी ही शादी करने के लिए चर्च जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ क्लेयर और शॉन उसी पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी क्लेयर के दिमाग में एक आइडिया आता है, पर वो पहले शॉन को अपने आइडियाज़ बोलने के लिए बोलती है। जहाँ शॉन उसे बताता है कि उस पेशेंट का फीमर बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसे अब उस पेशेंट के पैर को एम्पूटेट करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर यहाँ क्लेयर उसे बताती है कि क्या हो अगर वो पैर को बिना एम्पूटेट किए पूरे फीमर को ही चेंज कर दें। मतलब वो अब उस पेशेंट के पूरे फीमर को चेंज करके एक आर्टिफिशियल फीमर लगाने वाले थे, जो कि शायद टाइटेनियम का होगा, क्योंकि टाइटेनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है और एज फीमर ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है और उसी पे पूरे ह्यूमन बॉडी का भार सहता है, तो उन्हें अभी से टाइटेनियम का ही बनाना पड़ता है। फिर डॉक्टर मिलिंडस क्लेयर से ये पूछते हैं कि आइडिया किसका था, जिसके बाद क्लेयर उसे कहती है कि ये पूरा का पूरा आइडिया मेरा ही था, मतलब 100%। जिसके बाद डॉक्टर मिलिंडस उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो इनडायरेक्टली उसकी टांग खींच रहे थे। और उनका जाते वक्त डॉक्टर मिलिंडस उसे ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं और उसके आइडिया के लिए उसे थैंक यू भी बोलते हैं, जिसे सुनने के बाद क्लेयर बहुत ज़्यादा चेयर अप हो जाती है। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उस फैमिली को बताने जाते हैं कि अभी भी उनके बेटे का पैर बचाया जा सकता है और उन्हें ये बताया जाता है कि ये आइडिया शॉन और क्लेयर का है। यहाँ क्लेयर को पता चलता है कि अभी भी एक पेशेंट मिसिंग है, या तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है और वो सही सलामत है, या फिर वो अभी भी एक्सीडेंट स्पॉट में ही है। यहाँ क्लेयर वहीं एक्सीडेंट स्पॉट में जाती है जहाँ उसे वो पेशेंट मिल जाती है, पर यहाँ उसके क्रेनियल पार्ट में बहुत ही खतरनाक डैमेज हुआ होता है। क्लेयर को उसके सर पे एक छेद करना पड़ता है और वो एक परफेक्ट ड्रिल होल करती है, पर यहाँ क्लेयर से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और ये आगे जाके उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी। यहाँ उस पेशेंट के फैमिली को शॉन के आइडिया पे विश्वास नहीं हो रहा होता, पर उस पेशेंट की फियांसे ये चाहती है कि शॉन उसके होने वाले हस्बैंड का ऑपरेशन करे, पर उस पेशेंट के पेरेंट्स ये बोल रहे होते हैं कि उन्हें उसका लेग एम्पूटेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐस कि उनके बेटे की जान दांव पे लगे। उनके हिसाब से उनका बेटा बच चुका है, इससे ज़्यादा उनके लिए कोई मिरेकलस थिंग नहीं हो सकती। यहाँ शॉन को किस तरीके से ये पता चलता है कि उस पेशेंट का पैर अब क्लॉट करने लगा है, तो उन्हें जो डिसीजन लेना है वो जल्दी लेना होगा और उन्होंने अगर थोड़ी भी गलती की तो उस पेशेंट की जान भी यहाँ जा सकती है। जिसके बाद वो डिसीजन ले लेते हैं कि उन्हें पूरा फीमर रिप्लेस करवा देना चाहिए। यहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन को ये बात पता चलती है कि क्लेयर जिस पेशेंट को लेके आई थी वो पहले जिंदा थी, पर हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और ये कैसे हुआ वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। एक्चुअली यहाँ ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा टाइम ले चुका था, जिसकी पिक्स या फिर फोटोज़ मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं पोस्ट कर सकता। बस आप ये जान लीजिए कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। यहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन डॉक्टर क्लेयर से मिलने आते हैं। वो डॉक्टर क्लेयर को बताते हैं कि उसने एक पेशेंट को ढूंढा, उसने उसके सर पे एक परफेक्ट होल किया, पर यहाँ उसने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने एब्डोमेन में जाने वाली पाइप को कुछ ज़्यादा ही अंदर घुसा दिया था, जिसके कारण उस पेशेंट की मौत हो जाती है। और यहाँ ये सब सुनने के बाद क्लेयर अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाती है, वो अपने आप को कोसने लगती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। यहाँ डॉक्टर ग्लॉसमैन उसे ये बताते हैं कि हमेशा हम हर बार सभी को नहीं बचा सकते और कभी कभार इंसानों से भी गलती हो जाती है और उसे इन गलतियों को साइड पे रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ग्लॉसमैन उसे ये भी बोलते हैं कि ये सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ है, यह जितने भी सर्जिकल रेजिडेंट्स हैं उनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ हमें जैरेड को दिखाया जाता है, जिसको एक पेशेंट दिया गया होता है जिसके ऊपर 3 डिग्री बर्न्स आए होते हैं, पर यहाँ जैरेड तो जैरेड ठहरा, वो अपना दिमाग चलाता है। वो सबसे पहले दूसरे हॉस्पिटल को कन्विंस करता है कि वो अपने हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल की स्पॉन्सरशिप लाए, जिसके बाद वो वहाँ से
नेसेंट फिश स्किन लाता है, जिसके बाद वो उस पेशेंट को उसके साथ ट्रीट करता है, जिसके बाद वो पेशेंट भी ठीक हो जाती है। और यहाँ सभी ने फिर से दिखा दिया था कि क्यों डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये आगे के सीज़न का 2% भी नहीं है। आगे बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे केस आपको देखने मिलेंगे। तो ये सब देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए। अगर आप 500 लाइक्स कर देते हैं तो मैं अगले 2 पार्ट्स में इस पूरे सीज़न 1 को एक्सप्लेन कर दूंगा और अपने चैनल पे इसे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। हेलो गाइस, आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द गुड डॉक्टर के सीज़न 1 के एपिसोड 3 को। एपिसोड 1 और 2 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। इस वीडियो का लाइक एम है 500 लाइक्स का, सो प्लीज़ कंप्लीट कर देना ताकि मैं इसके अगले एपिसोड्स जल्द ही जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चले चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें शॉन को दिखाया जाता है, जो रात के वक्त अकेले बैठ के कुछ सोच रहा होता है। पर तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। पहले तो लगता है कि वो उसके फादर होंगे, पर जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे उसकी नई नेबर सामने खड़ी दिखाई देती है, जिसका नाम वो लिया बताती है। और वो शॉन को बताती है कि एज वो गेम्स खेल रही थी तो उसके कंट्रोलर की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो क्या उसके पास कुछ पेंसिल बैटरीज हैं। जिसके जवाब में शॉन उसे बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। और यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि शॉन को कन्वर्सेशन करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एज मैंने पहले भी बताया था कि वो एक ऑटिस्टिक है और इसी ऑकवर्डनेस के चलते शॉन क्लिया को उसके बारे में नहीं पूछ पाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में एक नया केस आता है जहाँ एक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। उस पेशेंट की ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी होती है, पर अभी उसका क्योर यही है जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट किया जाए। और यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उस लिवर को रिसीव करने के लिए शॉन और क्लेयर को भेजते हैं। और हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि अभी भी डॉक्टर मिलिंडस को शॉन के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते। यहाँ शॉन और क्लेयर निकल पड़ते हैं लिवर को रिसीव करने के लिए। एज शॉन ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था, वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के ये सोचने लगता है कि कैसे वो और उसका भाई बचपन में हेलीकॉप्टर में बैठने के सपने देखते थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसके भाई की डेथ हो जाती है। और वो क्यों, वो तो हमें पिछले एपिसोड में पता चल गया था, इसलिए बोल रहा था कि पिछले एपिसोड पहले देख के आए। यहाँ हमें उस पेशेंट को दिखाया जाता है जिसपे लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला था, पर वो यहाँ डॉक्टर जैरेड से कहता है कि उसने हॉस्पिटल आने से पहले एक ड्रिंक पी थी। और जैरेड उसे सच बोलने के लिए अप्रिशिएट करता है। और इसे सुनने के बाद जैरेड जाके डॉक्टर मिलिंडस को इसके बारे में बता देता है, पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस उसे ये कहते हैं कि अगर चक ने इस बात पे झूठ बोला है तो आगे जाके उनको ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्या पता अगर चक ने एक से ज़्यादा ड्रिंक्स ली हो लेकिन वो ये बात छुपा रहा हो, और इसलिए डॉक्टर मिलिंडस उसकी कैलकुलेशन खुद बिठाते हैं। और यहाँ सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्टली 0.03% कोलेस्ट्रॉल रेट दिखा रहा होता है, जो कि रिपोर्ट से 100% मैच कर रहा था। डॉक्टर मिलिंडस भी कुछ कम जीनियस नहीं थे। एनीवेज, यहाँ ये दोनों फैसला करते हैं कि इसके बारे में वो जूरी बिठाएंगे, जिसके बाद हॉस्पिटल में इस केस के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि वो ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल है या नहीं। पर यहाँ चांसेस कम होते हैं कि अब ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो, क्योंकि ये सब हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ था। एज हॉस्पिटल ने पहले ही चक को ये वार्न किया था कि वो पहले ऑपरेशन के बाद कोई भी ड्रिंक ना ले। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लेयर और शॉन को दिखाया जाता है, जो पहुँच चुके होते हैं उस हॉस्पिटल में जहाँ से उन्हें उस लिवर को रिसीव करना था। यहाँ शॉन बेयर हैंडेडली उस ऑर्गन को चेक करने लगता है और क्लेयर उसे हैरानी से देख रही होती है, बिना स्कैन्स देखे उसे चेक कैसे कर रहा है। पर यहाँ शॉन फिर से अपना जीनियस गिफ्टेड माइंड यूज़ करता है और अंदर झांकने लगता है, और उसे ये सब करता देख क्लेयर बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो जाती है, एज उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो दोनों निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ ख़राब वेदर के चलते उन्हें बाय रोड ही अब ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए वो उसी हॉस्पिटल में मांग करते हैं। पर यहाँ एज पूरा हॉस्पिटल बिजी था तो उनके पास एक एम्बुलेंस भी नहीं होती, जिससे कि शॉन और क्लेयर वापस अपने हॉस्पिटल में जा पाएँ।
पर यहाँ जैसे तैसे करके एक पुलिस वैन को अरेंज किया जाता है ताकि वो दोनों अपने हॉस्पिटल वापस जा पाएं। पर जैसे ही यहाँ पुलिस की वैन आती है और उसके ऊपर का सायरन बजता देख शॉन अपने पास में चला जाता है और वो उसी टाइम को इमेजिन करने लगता है जिस दिन उसके भाई की मौत हो चुकी थी। उस दिन उसने अपने भाई को खो दिया था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था। शॉन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी क्लेयर शॉन को नोटिस करती है कि वो पुलिस के गाड़ी के सायरन को घूर रहा होता है, जिसके बाद क्लेयर उस पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो अपने सायरन को थोड़ी देर के लिए ऑफ करे, जिसके बाद शॉन नॉर्मल हो जाता है। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि अभी तक शॉन अपने पास से नहीं उभरा है और उसका पास्ट कहीं ना कहीं अभी भी उस पर इफेक्ट डाल रहा है, जिसके वजह से उसका प्रेजेंट भी अभी ख़राब चल रहा है और इसीलिए वो दोस्त बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पर यहाँ कार के अंदर शॉन क्लेयर को ये बताता है कि उसके नेबर में ही एक क्लिया नाम की लड़की रहती है। पर यहाँ क्लेयर जब उससे ये पूछती है कि वो क्या काम करती है, वो कहाँ से है और वो उसे कितनी देर से जानता है, जिसका जवाब शॉन के पास नहीं होता। और यहाँ शॉन को ये रियलाइज़ होता है कि कल उसने जो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन की थी जिसकी वजह से वो उससे उसका नाम और पता नहीं पूछ पाया था। इन दोनों की बातें यहाँ चल ही रही होती हैं कि तभी शॉन को कुछ महसूस होता है। वो पहले उस स्टेराइल बॉक्स से उस लीवर को बाहर निकालता है और उसके बाद उसे चेक करने लगता है, जिसके बाद हमें जान पाते हैं कि उस बॉक्स का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिसके वजह से वो ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है। अब आइस लेने के लिए वो पास में ही एक ग्रोसरी स्टोर में रुकते हैं, पर वहाँ भी आइस नहीं होता, जिसके बाद शॉन क्लेयर से कहता है कि उन्हें सिर्फ उस कंटेनर का टेम्परेचर नीचे करना है और इसके लिए हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद वो पास में ही रखी कुछ आइसक्रीम्स उसके अंदर डाल देता है और उसके बाद टेम्परेचर नीचे आने लगता है। पर यहाँ एक और प्रॉब्लम हो चुकी थी। अब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनके पास जो भी स्कैन्स हैं वो सब ऑर्गन निकालने से पहले लिए गए हैं। उसका मतलब ये था कि अभी भी ऑर्गन मर रहा है। पर यहाँ क्लेयर उसका विश्वास नहीं करती, पर उसके बाद उसे याद आता है कि शॉन भी कोई कम नहीं, वो भी उसके तरह एक ब्रिलियंट डॉक्टर है। जिसके बाद शॉन उसे बताता है कि उस लीवर के लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के ऊपर एक क्लॉट बन रहा है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्हें शायद 2 घंटा और लगेगा, पर उसके बीच यह ऑर्गन एक्सपायर हो जाएगा तो उन्हें अभी यहीं पे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पूरे रास्ते को जाम करते हैं ताकि वो दोनों वहाँ पे ऑपरेट कर सकें। पर यहाँ क्लेयर और शॉन को पीछे से बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही होती है क्योंकि उन्होंने पूरे रास्ते को जाम कर दिया था। एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस। कहीं यूजलेस कामों के लिए रास्ते जाम हो रहे हैं और कहीं अच्छे कामों के लिए भी रास्ते जाम करने पड़ते हैं और ऊपर से गालियां अलग से पड़ती हैं। एनीवेज फिर से आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ शॉन उस लीवर पे ऑपरेट करता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एक ऑर्गन को बचा लिया, क्योंकि वो इस ऑर्गन को नहीं बचाते तो हॉस्पिटल में चक की डेथ भी पक्की थी। इन दोनों के बातों से हमें ये भी पता चलता है कि 800 पेशेंट्स इस लीवर के लिए अपॉइंट किए गए थे, पर उन 800 में से सिर्फ चक को ही ये लीवर मिलेगी। यहाँ हॉस्पिटल में बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है कि क्या चक को अब ट्रांसप्लांट के लिए भेजना चाहिए या फिर नहीं, एज उसने हॉस्पिटल के रूल्स तोड़े थे। पर यहाँ डॉक्टर मिलिंडस का दिल अभी भी ये कहता है कि उन्हें वो लीवर चक को ही देना चाहिए, एज वो ऑलरेडी एक आस लगाए बैठा था। यहाँ डॉक्टर मिलिंडस चक के बेटी को भी इसके बारे में बता देते हैं कि चक का लीवर ट्रांसप्लांट थोड़ा रिस्की है और यहाँ ऑफिस बोर्ड में बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है कि क्या उन्हें चक का ट्रांसप्लांट करना चाहिए या फिर नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे हॉस्पिटल में रूल्स को माना जाता है, वो भी स्ट्रिक्टली, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, अगर वो रूल्स को तोड़ेगा तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगाए जाएंगे। और मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर यहाँ डिसाइड ये होता है कि चक के ऊपर वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, एज चांसेस भी बहुत कम है और ऊपर से अगर वो ट्रांसप्लांट फेल भी होता है तो यहाँ उनके हॉस्पिटल का नाम बहुत ही नीचे चला जाएगा। तो वो क्लेयर को फ़ोन करके ये बता देते हैं कि उन्हें जल्दी करने की और कोई ज़रूरत नहीं, एज चक का नाम लिस्ट में नीचे चला गया है। ये सुन के क्लेयर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। शॉन दुखी तो होता है पर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती, तो वो क्लेयर से ऐसे बातें करता है जैसे कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आगे जाने से पहले प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक एम है 500 लाइक्स का। यहाँ क्लेयर से उस लीवर को दूसरे हॉस्पिटल का एजेंट आके ले जाता है और यहाँ शॉन उस एजेंट से कहता है कि ये लीवर ओलिवर का है, बट एक्चुअली उसे उसका नाम भी नहीं पता होता, पर एज वो एक लीवर था तो उसने उसके डोनर का नाम ओलिवर रख दिया। यहाँ क्लेयर शॉन से उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, पर यहाँ शॉन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहाँ हॉस्पिटल में सभी बहुत ही ज़्यादा मायूस थे,
ऐसा भी कोई ये बात पता थी कि चक कुछ ही दिनों में लीवर कैंसर की वजह से चल बसेगा, पर यहाँ कोई भी उस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। सबके आंखों में चक को लेकर सिंपैथी होती है और यहाँ चक की बेटी आके डॉक्टर मिलिंडस से कहती है कि वो दुखी ना हो, उसने अपना 100% दिया। गलती उसके फादर से हुई, पर हाँ जो सबके नसीब में लिखा होता है वही उनके साथ होता है। यहाँ शॉन आता है क्लिया के पास। हमें पहले तो लगता है कि वो क्लिया से एक अच्छी कन्वर्सेशन करने के लिए आया है, पर जैसे ही क्लिया अपना दरवाज़ा खोलती है तो शॉन उसके मुंह पे ही उसके बैटरीज मांगने लगता है जो उसने पिछले रात उससे लिए थे, जिसे सुनने के बाद क्लिया बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है। पर यहाँ क्लिया को पता चल जाता है कि शॉन एक ऑटिस्टिक है, तो उसे इस बातों को लेके सीरियस नहीं होना चाहिए। और ये एपिसोड यहीं भी ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ यार जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।